गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं CUET केमिस्ट्री के PYQ का आंसर्स। ओके, ये जो आपका क्वेश्चंस है पार्ट सेकेंड जो टेस्ट आपका हुआ था उसी के क्वेश्चंस का आंसर्स अभी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सभी बच्चे इसके आंसर्स अच्छे से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, तो प्यारे बच्चों साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स आप सभी बच्चे को पता है कितना होता है, बताइए। 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। ये साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। बट जो आंसर आपका है वो आंसर किस में दिया हुआ है, देखिए तो ये आंसर आपको दिया हुआ है माइक्रोमीटर में। अच्छा, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ये भी चेक करना। ये किस में दिया हुआ है, माइक्रो, और इसको बोलते हैं मीटर, ठीक है। इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, यहाँ पर अपोजिट करके लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, माइक्रोमीटर बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इस 1 नैनोमीटर का, इस 1 नैनोमीटर को एंड 1000 नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, बस कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता होनी चाहिए 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ माइक्रोमीटर, ये होता है। ओके, तो आप अगर इसको 10⁻³ है तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.0, अरे इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन, क्या लिख सकते हैं इसको 1/1000 माइक्रोमीटर, है ना। तो 1000 क्या हो गया 0.001 माइक्रोमीटर। तो चेक करें कहाँ पर है 0.001 माइक्रोमीटर, कहीं पर दिखा आपको, तो एक कंस ये तो आ गया। अब इतना पूरा निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो एक तो हमारा 0.001 माइक्रोमीटर आ गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी का आप 1000 को भी सॉल्व करें तो डिवाइड कर देंगे 1 नैनोमीटर। अभी यहाँ पर 0.1 है तो ये गलत दे रखा है आपको, 1 नैनोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर टू 0.001 माइक्रोमीटर होगा। पता चला आपको। पहला कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये क्या हमारा माइक्रोमीटर है, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, ये जो आंसर होगा यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर से 0.001 माइक्रोमीटर के बीच में होगा, ठीक है। तो पहला आंसर इसका सही है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज मोस्ट इफेक्टिव इन द कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन। अगर गोल्ड सॉल्यूशन की आपको कोगुलेशन करना है तो इसमें से कौन सा ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपका परफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे यहाँ पर जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क कर सकता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है अकॉर्डिंग टू हार्डी-शेज़ुल रूल, अकॉर्डिंग टू हार्डी-शेज़ुल रूल क्या कहता है कि जिस पे चार्ज ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा क्या करेगा, कोगुलेट करेगा। आपको पता है ना हार्डी-शेज़ुल रूल क्या कहता है, अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्या कहता है वो, मोर द चार्ज ऑन द कैटायंस और एनायंस ग्रेटर विल बी कोगुलेटिंग पावर। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैटायन पे कौन सा चार्ज है, Na+। ओके, यहाँ पर पोटासियम पे कौन सा, यही ना टूटेगा। आपको पता है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये नहीं टूटता है, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये नहीं टूटता है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, K+, तो एक ही प्लस है। इसके ऊपर सोडियम है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, Na+ आएगा। यहाँ पर MgCl2 तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, Mg+2। तो किस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, हार्डी-शेज़ुल रूल वही तो कहता है, क्या कहता है कि Mg+2 की कोगुलेटिंग पावर, ये जल्दी कोगुलेट करेगा किससे, Na+ से, होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इस पे +2 चार्ज है। तो ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर इज द कोगुलेटिंग पावर। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड, चलिए मैं कलर चेंज कर लूँ यहाँ पर। क्वेश्चन थर्ड कहता है प्यारे बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय सोल। कौन सोल्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बताओ। एब्जॉर्प्शन, फ्लोकुलेशन, टिंडल इफेक्ट, तो ये सभी सोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारा पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म ये सोल को रिप्रेजेंट नहीं करता। पैरामैग्नेटिज्म किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो है क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, इस तरह से। तो सोर्स हमारा पैरामैग्नेटिज्म होगा कि नहीं होगा ये डिफाइन नहीं करता। तो ये फैक्टर जो है ये सोल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
टिंडल इफेक्ट, सोल्स कोलाइडल सोल्स होता है ना, कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। फ्लोकुलेशन, कोलाइडल सोल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं, है ना। एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है। पैरामैग्नेटम इसका सही आंसर है, जो एक कोलाइडल सोल्यूशन शो नहीं करता है। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक रिएक्शन है आपके पास जिसमें पोलोनियम लेड में कन्वर्ट हो जाता है, देन आफ्टर बिस्मथ में। इफ बिस्मथ बिलोंग्स टू ग्रुप 15 देन विच ग्रुप पोलोनियम बिलोंग्स। और ऐसे भी आप जानते होंगे, ये इतना ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप बताइए पोलोनियम किस में बिलोंग करेगा। आप देख लो ना, ओ से टी पो, है ना, तो ये किस में आता है, ग्रुप 16 में आता है। किस में आता है, ग्रुप 16 में। अब कहेगी कि ये पोलोनियम इसमें जा रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये ग्रुप छोड़ के दूसरे में चला जाएगा, कोई भी यहाँ पर इंटरचेंज हो जाए, कुछ भी रिएक्शंस हो जाए यहाँ पर, तो क्या पोलोनियम चला जाएगा ग्रुप 13 में, ऐसा होगा कभी, कभी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ग्रुप 16 ही होगा। सही बात है, आप किसी से किसी में कर ले, हमको उससे क्या मतलब है। बाकी डिटेल क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी तो हम इसको फटाफट कैसे सॉर्ट आउट करना ये हम समझ रहे हैं। तो आपको सारे ग्रुप्स याद हैं, +2 के बच्चे हो, आपको पता नहीं ग्रुप 13 में कौन एलिमेंट आता है, ग्रुप 14 में। ग्रुप्स हमने आपको याद करने के लिए सिखाया हुआ है। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन क्या होता है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होता है ना। ग्रुप 16 में क्या आता है, ओ से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। 17 में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, पता है ना ये सही। बस तो हो गया, गेम खत्म, इतना क्यों दिमाग लगाना। अब आ जाओ ग्रुप 5 की, ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में क्या कहता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय रेडियम। रेडियम के थ्रू इमिट होता है इन चेंजिंग टू स्टेबल आइसोटॉप्स पीबी। ठीक है, तो कितने अल्फा यहाँ पे आपका अल्फा पार्टिकल क्या होंगे यहाँ पर रिलीज होगा, ये आपको चेक करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो सारे बच्चे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है, एक सेकंड में ऊपर कर लूँ। सबसे पहले आपको दिया हुआ है रेडियम, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियम। रेडियम लिख लेता है। रेडियम का एटॉमिक नंबर 84। रेडियम का एटॉमिक नंबर नहीं, रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, बिल्कुल, और 218 दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिख रहा है। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, इसको कन्वर्ट करना है आपको, किस में बताओ, इसको कन्वर्ट करना है आपको बच्चे पीबी में। पीबी जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 82 और मास नंबर कितना है 206 में कन्वर्ट करना। कैसे जाओगे, कितना यहाँ पर अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बताइए ना, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम +2 जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है हीलियम का, इसी को बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल यही है। तो तुम कहोगे 84 से किस में चला गया, 82 में चला गया, तो एक अल्फा पार्टिकल निकाल देते हैं 2 और 4 का, तो हो गया इधर भी 82 +2 हो गया 84। तो क्या एक ही अल्फा पार्टिकल, एक तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, 1 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब ये रिएक्शन थोड़ा सा हमें क्या होगा, क्रिटिकल है, थोड़ा घुमा घुमा के जाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो कैसे जाएंगे प्रोडक्ट पे, ध्यान से देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले रेडियम से क्या करते हैं हम बच्चे, रेडियम से हम निकाल लेते हैं 3 अल्फा पार्टिकल्स। कितने अल्फा पार्टिकल्स, 3 अल्फा पार्टिकल्स। तो 3 अल्फा पार्टिकल मतलब बताओ 2 और 4, तो कितने मास निकल, कितने एटॉमिक नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो मान लो कोई एलिमेंट निकला हमारा, मान लेते कोई एलिमेंट X है, ठीक है, कितने हो गए 6 यहाँ से चला गया, कितना बच गया 74 बच गया ना, कितना बचा 74। और यहाँ से मास नंबर देख लो 4 3 जा कितना हो गया 12, यहाँ से 82 में से 12 चला गया, कितना हुआ बताओ, 18 में से 12 चला जाएगा, दिख रहा है 4 3 12 कितना हो जाएगा 206 हो जाएगा। ठीक है, 206 पूरा करना था, इसका मतलब 3 अल्फा पार्टिकल जाएंगे यहाँ से, तो आंसर आ जाएगा क्या हमारे पास 3 अल्फा पार्टिकल। ये तो पहला ऑप्शन आ गया। लेकिन सर एटॉमिक नंबर तो आ गया कितना 74, और यहाँ पे कितना लाना था आपको 82 लाना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, इसमें क्या करने वाली बात है। इस एक्स को कन्वर्ट कर देंगे हम किस में, लेड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप बीटा पार्टिकल यहाँ से निकाल दो, बीटा पार्टिकल निकाल दो, बीटा पार्टिकल की इमिशन करवा देते हैं। किसकी इमिशन करवा देते हैं, बीटा पार्टिकल की एमिशन करवा देते हैं। तो यहाँ से बीटा पार्टिकल एमिशन होगा। बीटा पार्टिकल किसको बोलते हैं बताओ, 0 और 1, इसके ऊपर चार्ज -1 होता है।
0 एंड 1, ठीक है, बीटा पार्टिकल होता है। तो बीटा पार्टिकल, 4 बीटा पार्टिकल मतलब यहाँ से आपकी जितना भी ये आपका एटॉमिक नंबर है इसमें से ऐड हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा। बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन समझ लो, बीटा पार्टिकल मतलब क्या समझ लो आप, इलेक्ट्रॉन समझ लो। इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका 4 बीटा पार्टिकल गया मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 4, जब बीटा पार्टिकल की एमिशन होती है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है। तो 4 अगर बीटा पार्टिकल चला गया तो 4 इंक्रीज कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 82 हो जाएगा ना, 84 82 हो जाएगा ना अब ये। और मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ना। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाने से मास में कोई अंतर आता है क्या? इलेक्ट्रॉन कितना भी लॉस हो जाए एटम के मास में कोई चेंज नहीं आता है। तो बीटा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। याद रखना, बीटा पार्टिकल से क्या होता है बताओ, बीटा पार्टिकल से क्या होने वाला है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि एटॉमिक नंबर जितना बीटा पार्टिकल मिट रहा उतना से इंक्रीज कर जाएगा। बस यही याद रखना आपको। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको बीटा थोड़ी पता करना था। बीटा पता करना होता तो वो भी बोल देते 4 बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल 3 अल्फा पार्टिकल्स। तो ऑप्शन कौन आ जाएगा यहाँ पर? 3 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले मास को हमने सेटिस्फाई किया। मास कितना था? 218, और यहाँ पर मास कितना है? 206। इसका मतलब 12 का लॉस है। यहाँ से यहाँ जाने में कितना का लॉस है? 12। जब ये 12 का लॉस होगा इसका मतलब 3 अल्फा पार्टिकल जाएंगे। एक अल्फा पार्टिकल का मास 4, तो 3 का 12, तो 3 अल्फा पार्टिकल गैप हो जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे भी टिक लगा सकते हो आप। बाकी एटॉमिक नंबर हमने बीटा पार्टिकल से मैनेज कर लिया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है आपका एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक कोलाइड्स। एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मतलब होता है लायोफिलिक कोलाइड्स। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लायोफिलिक। ओहो, लायोफिलिक कोलाइड्स को इंट्रिंसिक बोलते हैं। एक सेकंड बच्चों, लायोफिलिक जो कोलाइड्स। अब लायोफिलिक लायोफोबिक तो ऑलरेडी पढ़ चुके ना। तो आपको पता है लायोफिलिक में हमने एक आपको करवाया था एग्जाम में, लैब क्लास में। क्या होता है, अगर आप गम अरेबिक ले लेते हो, बहुत बढ़िया, गम अरेबिक, या क्या ले सकते हैं आप लोग बताइए, या फिर आप ले लो एग एल्बुमिन। ओहो, ये क्या हो गया, एग एल्बुमिन, ठीक है, एग एल्बुमिन। तो इस तरह से एग एल्बुमिन ले लो, गम ले लो, ग्लू मतलब गम वही होता है जिसे चिपकाते हैं, गम उस तरह से, तो वही ग्लू है। तो गम अरेबिक, एग, उसके बाद स्टार्च का भी करवाया था हमने लायोफिलिक में। तो दीज ऑल आर इंट्रिंसिक कोलाइड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्लू हो जाएगा। आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं होता, आर्सेनिक नहीं होता, सल्फर नहीं होता, तो कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड कैन बी प्रिपेयर्ड। ये तो आपको सीधा सा पार्ट है, डबल डिकम्पोजिशन से बनता है। कैसे बनता है? डबल डिकम्पोजिशन मेथड से। कैसे बनाते हैं आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन? तो देखो, हम आर्सेनिक ऑक्साइड ले लेते हैं, AS2O3 ले लेते हैं, साथ में क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करवा देते हैं। तो क्या बना लेगा ये कन्वर्ट हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये O चला जाएगा सल्फर के पास और H चला जाएगा इसके पास। समझ में आया हमारी बात? तो क्या बना लेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाइड्रोजन चला गया सिल्वर के पास और ऑक्सीजन चला गया सल्फर के साथ, ठीक है। बस तो बना दो। यहाँ पर क्या बना सकते हो बताओ? AS2, उसके बाद S3, ठीक है, ये आर्सेनिक सल्फाइड हो गया। यही है ना आर्सेनिक सल्फाइड, यही आर्सेनिक सल्फाइड। और साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ से बताइए? H2O बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड देखो, हमने यहाँ पे रिएक्शंस कुछ अल्टर सा, यहाँ पे एक सेकेंड क्या करवाना है आपको? देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो आर्सेनिक है ना, ये आर्सेनिक को कौन ले लेगा? आर्सेनिक चला जाएगा सल्फर के पास, और इस दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, पता ही आपको। ये दोनों दोस्ती करना चाहेगा, तो मैंने आपको ट्रिक उल्टा लगा दिया था, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दोस्ती हो जाएगी, क्या बना लेगा? वाटर। ओके सर। और ये सल्फर आर्सेनिक साथ दोस्ती कर लेगा और आर्सेनिक सल्फाइड बना लेगा। क्लियर है? तो ये कौन सा रिएक्शन है? देखो ना, कौन सा रिएक्शन?
डबल डिस्प्लेसमेंट, एक उसके साथ एक इसके साथ, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3। कौन सा कंटेंट, कौन सा सब्सटेंस इसमें से CaCO3 को कैरी नहीं करता है, कौन सा सब्सटेंस इसमें CaCO3 को कैरी नहीं करता है, तो बता दीजिए। जो आपका डोलामाइट है, डोलामाइट क्या है, मैग्नीशियम का ओर है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, डोलामाइट को लिखते हैं Ca, देखते जाओ, Mg, उसके बाद CO3 होल 2, ये डोलामाइट है, ये डोलामाइट, तो ये डोलामाइट, ओके। तो इसमें कार्बोनेट है, हाँ सर है ना, CO3, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3। अरे देखो ना, ये कैल्शियम, यहाँ कार्बोनेट, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ मार्बल, मार्बल क्या होता है, अब तो मार्बल तो ऑलरेडी पता है, CaCO3 को मार्बल बोलता है, ये सब बात थोड़ी बताने का है। अब आ जाओ कैल्सिनेटेड जिप्सम और सीसेल, आपको पता है सी के अंदर मतलब जो भी पत्थर उत्थर का टुकड़ा होता है वो भी क्या होता है हमारा, CaCO3 होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला पता है ना आपको, CuSO4 होता है, CuSO4 होता है। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 होता है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी है ये कैल्शियम सल्फेट है, ओके। तो ये बन गया सही ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं व्हाट इज ऑक्सो। अब ऑक्सो है तो एसिड कंटेन्स ऑक्सीजन, जो एसिड ऑक्सीजन के साथ कैरी करेगा, जो एसिड ऑक्सीजन कैरी करेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड बोलेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे हमने क्या ले लिया, H3PO4 तो ऑक्सीजन कैरी करता है, H3PO3, क्लियर है ना, HClO3, अरे बहुत है, बराबर है। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ये तो निकाल लोगे ना, ये पूरा सल्फर है तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0। ये H2 आयरन पे -2, -1 -2, तो इसके ऊपर +2, इसके हाइड्रोजन के ऊपर +2, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर -2, तो क्या बन गया बताओ, 0 +2 -2, 0 +2 -2 कहाँ है, अच्छा यहाँ पे 2 फ्लोरीन है 2 सल्फर, तो ये +1 आ जाएगा, +1, तो 0 +1 -2, 0 +1 -2, 0 +1 -2, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, बना लोगे, ये तो बहुत ईजी है। अब ये सब बात तो आप आराम से कर सकते हैं, क्लियर है। अब आ जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन इंक्रीजेस। अरे आप तो पता होगा ना, हार्डी-सेजुल रूल से कौन ज़्यादा कोगुलेट करता है, एटॉमिक साइज नहीं सर, साइज नहीं, ये नहीं, आयनिक नहीं, वैलेंसी मतलब चार्ज ऑन आयंस, याद करो, चार्ज ऑन आयंस। तो एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। गोल्ड नंबर गिव्स, गोल्ड नंबर आपको क्या देता है प्यारे बच्चों, बताइए। द अमाउंट ऑफ गोल्ड प्रेजेंट, अरे नहीं, गोल्ड को थोड़ी बताता है, गलत है। अमाउंट ऑफ गोल्ड ये भी नहीं होगा, अमाउंट ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड, अरे नहीं, नन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा यहाँ से, कोई अमाउंट ऑफ गोल्ड को गोल्ड नंबर डिनोट नहीं करता है। गोल्ड नंबर इज द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स इन ml, उसकी अमाउंट होती है ये, तो गोल्ड सोना का थोड़ी अमाउंट है ये, ठीक है। तो ये उसका डी हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 करते, क्या कहता है, कार्नेलाइट इज एन मिनरल ऑफ। कार्नेलाइट किसका मिनरल है, जल्दी बता दो। तो कार्नेलाइट किसका है, मैग्नीशियम का, अभी तो बताया था मैंने आपको, क्या था यहाँ पर, CaMg, उसके बाद CO3 होल 2, बता अभी कहाँ था, देखो तो कहाँ गया, ऊपर चलो। अच्छा ये तो क्या था, डोलामाइट था, कार्नेलाइट है ना, तो कार्नेलाइट क्या होता है, Mg का, क्या था यहाँ पर, मैं फॉर्मूला एक सेकंड में फॉर्मूला आपको रिपीट करता हूँ, देखो तो प्यारे बच्चों, एक सेकंड, ये नहीं होगा इसका फॉर्मूला होगा, चलो मैं लिखता हूँ एक सेकंड। कार्नेलाइट है ना, तो कार्नेलाइट का फॉर्मूला वो तो नहीं है, देखो क्या होता है, K, उसके बाद Mg, ठीक है, उसके बाद आता है Cl3 और 6H2, याद आ गया हमें। तो ये है हमारा कार्नेलाइट का फॉर्मूला, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा इसको, ये भी मैग्नीशियम का ही है, क्लियर। डोलामाइट भी मैग्नीशियम का ही और है, और ये कार्नेलाइट भी मैग्नीशियम का ही मिनरल्स है, ठीक है। तो हमें वो याद आए, क्लियर है, याद हो जाएगा। चलिए एक बार प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, सल्फर एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, क्यों, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है, प्रेजेंस है d ऑर्बिटल, इसे तो वेरिएबल, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को अपने d ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -2 कभी शो करेगा, क्या शो करेगा, -2, -4, -6, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं,
ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल पता है ना तुमको, ये डी ऑर्बिटल है जिसके पास 5 वैकेंट डी ऑर्बिटल है। कभी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2 निगेटिव बढ़ जाएंगे इसके ऊपर, और 2 ले लिया तो -4 हो जाएगा, और 2 ले लिया तो -6 हो जाएगा। इस तरह से ये अपना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? अब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करती है। अब देखो जितने छोटे छोटे एटम्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होगी और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो छोटे छोटे एटम्स की बॉन्ड ज़्यादा बनती है। तो स्मॉलर द साइड, स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज, ग्रेटर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ग्रेटर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या? अरे छोटे छोटे जो होंगे डब्बा को, अगर छोटे छोटे डब्बा को पैक करो आप तो उसकी क्लोज्ड पैकिंग ज़्यादा अच्छे से होगी, है ना। तो वहाँ पर वो बहुत अच्छे से एक दूसरे को पैक्ड होंगे, और तो पैक्ड होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना। अब उसको तुम मेल्ट करना चाहोगे तो जल्दी पिघलेगा थोड़ी, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो एस्ट जो ऑक्सीजन है सब में देखो, इधर देखो सब में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ये 16 ग्रुप का है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन की साइज छोटी है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो सही है, क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स हैव परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज किसको बोलते हैं? ओ और इस तरह से ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। इधर आएगा आपका सल्फर, इधर आएगा सल्फर, वेरी गुड। ये जो बॉन्ड है ये इधर इधर देखो, इधर ये जो ब्लू वाला बॉन्ड है इसी को बोलते हैं हम परऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं या परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो मैं इसका आपको स्ट्रक्चर और ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं H2H2O8 का, ठीक है। बना दो। कितने सल्फर है यहाँ पर बताओ? सल्फर कितने हैं? 2 सल्फर है, बना लिया 2 सल्फर। अच्छा तुमको पता नहीं सबसे पहले क्या करते? डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन, कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन। क्लियर है? अब बताओ 2 सल्फर था, यूज्ड अप हो गया, ओके। 2 हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे? एक इधर एक इधर लगा दिया बॉन्ड, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। अब बताओ कितने ऑक्सीजन है? 4। अभी तो 4 ही यूज किए, तो एक ऑक्सीजन इधर लगा देते हैं इसके साथ हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इधर इसके साथ हाइड्रोजन। तो बताओ कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए? कितने ऑक्सीजन? 3 इधर 3 इधर, 6। 2 हाइड्रोजन खत्म हो गए, 2 और ऑक्सीजन बचे। तो क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पर एक ऑक्सीजन, उसके बाद इसके बीच में बॉन्ड और एक यहाँ पर ऑक्सीजन। तो आपको पता चला क्या हुआ? तो इसी को तो बोलते हैं हम परऑक्साइड लिंकेज। ये जो बॉन्ड है ये वाला दिखा क्या? ये वाला बॉन्ड, तो यही तो है हमारा परऑक्साइड लिंकेज। क्लियर हो गया? तो क्या होगा इसका ऑप्शन? H2H2O8। अब सारे का स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी बना चुके हो, अब बनाते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, तो इसका एक ही होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर डज नॉट कंटेन सल्फर एटम्स। जिसमें सल्फर एटम कंटेन नहीं करता, ऑक्सो एसिड सल्फर दैट डज नॉट कंटेन बॉन्ड बिटवीन सल्फर एटम, मतलब जहां पर सल्फर और सल्फर के बीच में ये बॉन्ड नहीं है, उसको पता करना है आपको। तो चलो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, सी वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं। तो चलो क्या हमारे पास H2H2O8 है ना, तो क्या करेंगे? एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ। क्या बताया था? अरे सर आपने बताया था पहले डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन, राइट। अब क्या करते थे? अरे सर कुछ नहीं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा के यहाँ पर एक H लगा देते थे, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन लगा के यहाँ पर एक H लगा देते थे। क्लियर है? अब पता करो कितना, 2 हाइड्रोजन यूज्ड अप हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। सल्फर 2 था, 2 सल्फर देखो रेड कलर का आपको यूज्ड अप हो चुका है, यस सर। अब आ जाओ ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन 7 है, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, एक ही बचे ना। एक करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे बीच में डाल दें। क्या यहाँ पर सल्फर सल्फर बॉन्ड है? अरे नहीं सर, यहाँ पर तो क्या है? देखो यहाँ पर तो कौन सा बॉन्ड है बताओ जल्दी से? सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड है। सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं है, तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हो गया या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब बाकी का डायग्राम बना के चेक कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है कि सिर्फ सी ही इसका ऑप्शन है, बाकी सब में सल्फर सल्फर बॉन्ड मिल जाएगा आपको। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखिए लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम हाइड्राइड का ऑर्डर क्या बनेगा? अब देखो वही बात है, छोटे छोटे साइज होंगे तो उसकी क्लोज्ड पैकिंग
अच्छी होगी। अब मान लो इतने बड़े बड़े, तो इसकी क्लोज्ड पैकिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसके बीच में क्या बन जाएंगे, गैप बनेंगे। यहाँ पर इसकी क्लोज पैकिंग अच्छी होगी, क्लोज पैकिंग अच्छी होगी तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ये सब पूरा क्लोजली पैक्ड होगा, जिसकी अब जब इसको तुम तोड़ोगे हीट के थ्रू तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है ये, स्ट्रांगली बॉन्डेड है ये कैसा बॉन्डेड है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। जब स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो किसमें लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, बताओ ना, जिसकी साइज छोटी होगी। तो देखिए सब में लिथियम 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 लिथियम, सब में लिथियम लिथियम है, तो लिथियम की वजह से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किससे पड़ेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। तो फ्लोरीन की साइज छोटी है, फ्लोरीन की साइज छोटी, तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये साइज के बेसिस पे तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्लियर है यहाँ तक, बताओ जल्दी से, क्लियर है? तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, बाकी आप देख लीजिए, सब साइज के बेसिस पे ही है। जिसकी जितनी साइज छोटी होगी उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसके पास कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ, ये एक्स मतलब जेनन है, ये जेनन है। अब ये पता है ना कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है। ग्रुप 18 मतलब उसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही है ना ग्रुप 18। ग्रुप 18 के लास्ट में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सर। ग्रुप 17 के लास्ट में 7, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के लास्ट में 6, ग्रुप 15 के लास्ट में 5, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 फ्लोरीन जुड़ गया, XF2 की बात करते हैं, तो एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ देते हैं, एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ देते हैं। बताइए कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, है ना, तो 3 लोन पेयर हो गए। तो 3 देखो कहाँ शुरू हुआ, यहाँ से हुआ, क्या शुरू, पहला ये है, तो 3 से ही शुरू करेंगे ना, तो ऑप्शन सही कौन सही हो जाएगा, डी। कितना सिंपल ट्रिक है, तुम सोच नहीं सकते हो, इतना इजी क्वेश्चन सीयूटी वाले पूछते हैं। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन, आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक कि कोई दिक्कत है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। अब इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की कहानी क्या कहता है कि बड़ा एटम छोटे एटम को अच्छे से होल्ड करता है। अब जैसे कोई फादर है, वो अपने छोटे से बच्चे को अच्छे से गोद में उठा लेगा, है ना, तो बड़े एटम छोटे एटम को अच्छे से होल्ड कर लेता है। यही तो इंटरहैलोजन कंपाउंड है, यही तो इंटरहैलोजन कंपाउंड है। और अपने हैलोजन फैमिली अपने में ही कंबाइन कर लेगा। तो जहां पर ये वाला बड़ा एटम आ जाए और ये वाला आयोडीन सबसे बड़ा है और यहाँ पर फ्लोरीन आ जाए, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। किससे, आई बताओ, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ले लेते हैं। अरे फ्लोरीन के बाद क्या ले लेते हैं, फ्लोरीन के आयोडीन तो रहेगा, उसके बाद ले लेते हैं क्लोरीन। उसके बाद किसकी हो जाएगी बता, आयोडीन तो रहेगा, उसके बाद ब्रोमीन होगी ना। तो साइज बढ़ता जा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी घटता जाएगा। तो बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होंगे, IF3, BRF3, ClF3। F3 तो कॉमन है, अरे दिख रहा है क्या, F3 तो कॉमन है। देखो F3 कॉमन है। बड़ा एटम आई यहाँ पर है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल देन BR। ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए ही सही होगा। याद रखना, बड़े एटम छोटे एटम को अच्छे से होल्ड करता है। और ये हमने आपको बना के भी बताया था जब आप लोग 12th की तैयारी कर रहे थे, बोर्ड की पेपर के लिए तैयार हो रहे थे आप, ठीक है, तो वहाँ पर हमने इसकी डिस्कशन करी थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, I2 पास थ्रो KCl KF3 और KBr सोल्यूशन। जब इसके थ्रू हम पास करते हैं तो क्या होने वाला है, किसके थ्रू, I2 को जब आप पास करते हैं KCl KF या KBr सोल्यूशन के थ्रू, तो क्या होगा, Cl2Br2 गैस इवॉल्व होगा या क्या होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, KCl के थ्रू when I2 इज पास थ्रू KCl KF एंड KBr, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चेक कर लो, यहाँ पर मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में नहीं आ रही, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर I2 को आप KCl के थ्रू पास करवाते हैं, I2 को KF के थ्रू पास करवाते हैं, I2 को KBr के थ्रू पास करवाते हैं, तो किसकी रिएक्टिविटी कितनी ज़्यादा होगी, कौन फास्ट रिएक्शंस कर पाएंगे, ठीक है। तो जिसकी साइज जितनी बड़ी होती है वो आराम से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूटेगा ना,
टूटेगा ना। तो जब ये टूटेगा तो अब मान लो ये क्या हमारे पास I और ये I, मतलब क्या ये I2 है। तो इसकी रिएक्शंस ये जल्दी जल्दी टूट जाएगा तो इसकी रिएक्शन फास्ट होगी। अब एक छोटा सा ले लेते हैं जिसकी साइज छोटी है। ये कौन सा हो गया बताओ, ये हो गया हमारे पास ब्रोमीन, ये भी हो गया ब्रोमीन, मतलब Br2 हो गया। इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है तो थोड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अदरवाइज इसको हम अच्छे से चेक भी करेंगे क्वेश्चन क्या डाला गया था। ठीक है, तो अभी आप इतना समझिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी के बेसिस पर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। अब ये कहता है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। आपको पता है बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बताओ। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है कि जिसके जितने ज़्यादा, अब ये बॉन्ड एनर्जी की बात करी थी हमने कि अगर आप बॉन्ड एनर्जी देखो, ये जो आपका आयोडीन है, ये आपका आयोडीन है, ये हम I और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, I ले लेते हैं, क्या बना लेगा, ये I2 बना लेगा। तो I2 के केस में बॉन्ड एनर्जी मतलब जब ये टूटेगा तो किसकी एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। अब ये बॉन्ड, इसकी बॉन्ड बहुत कमज़ोर है, बॉन्ड बहुत कमज़ोर है तो आराम से टूटेगा, तो आराम से ही एनर्जी निकलेगा, मतलब धीरे थोड़ा सा एनर्जी निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में निकलेगा। अब कहोगे सर फ्लोरीन में, तो फ्लोरीन FF बॉन्ड जल्दी बनता नहीं क्योंकि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे से रिपेल करता है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड F2 स्टेबल नहीं हो पाता है, उससे ज़्यादा स्टेबल कौन हो पाता है, हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ बनेगा, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बनता है, क्योंकि ये ना तो बड़ा एटम है ना तो छोटा एटम है, मिडिल वाले एलिमेंट्स हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर बनता है Cl2 के बीच में। जब ये टूटेगा तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा Cl2 का है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं Cl2, तो ये भी है ये भी है। आगे केस फंस जा रहा है हमारा Br2 और F2 में। तो प्यारे बच्चों अभी तो बताया था मैंने आपको, F2 क्या हो जाएगा, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। F2 थर्ड नंबर पे आया था, पहले बाजी कौन मार जाता है, Br2, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1। F2 तो होगा नहीं, F2 अनस्टेबल हो जाता है बच्चे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन पेयर है, इसके पास भी जो लॉन पेयर, अब इस पर भी निगेटिव चार्ज, इस पर भी निगेटिव चार्ज, तो दोनों रिपेल करेगा ना। अब आपस में बंधेगा थोड़ी, वो चिपकेगा थोड़ी, जो बॉन्ड बनाएगा आपस में वो बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो F2 थर्ड नंबर पर आया था, तो सही ऑप्शन कौन होगा इसका, ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो, इस तरह से समझिए आप। अब आ जाता है यहाँ पर शेप ऑफ XeO2F2, शेप ऑफ XeO2F2। अच्छा, इसको शेप हमें पूछ रहा है ना, तो शेप निकालने के लिए क्या करते हैं, शेप निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप जेड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जेड। जेड होता है टोटल बॉन्ड पेयर, जेड को क्या बोलते हैं हम, टोटल बॉन्ड पेयर। ये शेप निकालने का बहुत क्वेश्चन आएगा आपके CUT में, बोर्ड में भी आता है, तो ये अभी सीख लीजिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ से। तो आपको शेप निकालने, ज्योमेट्री निकालने आराम से आ जाएगा। जेड क्या होता है, जेड होता है टोटल बॉन्ड पेयर या टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, चलिए अब देखिए कैसे निकालते हैं। जेड इक्वल टू होता है 1/2 इंटू, ठीक है, यहाँ पर होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। अच्छे से लिख लेना, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के ऊपर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, ओके, प्लस मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब मोनोवैलेंट में आता है। निकालिए यहाँ पर XeF2O2, तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, X है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था ग्रुप 18 का, तो 8 ही होगा यहाँ पर, प्लस कोई चार्ज या प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। मोनोवैलेंट एटम है क्या, फ्लोरीन है ना, अभी तो बताया था। मोनोवैलेंट एटम में कौन कौन आते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो 2 फ्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा 2, कितना हो गया 8 2 10 में डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 5 जिसकी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेड की वैल्यू होगी वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या बोलते हैं उसको, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ये उसकी होती ज्योमेट्री, बायपिरामिडल ये उसकी क्या है
ज्योमेट्री है, ये उसकी क्या है, ज्योमेट्री। तो बता दीजिए कैसे बनाते हैं, ट्रायंगुलर बना लेते हैं इस तरह से, ट्रायंगल बना लिया, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स ही लगा देते हैं, ठीक है। अब बताइए जेड की वैल्यू कितनी आई, 5, बॉन्ड कितना बने, देखो ना, 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया, 2 फ्लोरीन बनाया, तो 4। अरे इधर देखो, इधर 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 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया, 2 फ्लोरीन बॉन्ड बनाया, टोटल कितने हो गए, 4, 5 में से 4 गया। बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर, बॉन्ड पेयर हैं 4, लोन पेयर कितना है बताओ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1, क्योंकि तभी तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 बनेंगे ना। तो 4 बॉन्ड में है, 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, 5 में से उसको माइनस कर दो बॉन्ड पेयर को, कितना बच गया, 1 बचेगा लोन पेयर। तो लोन पेयर को हम इस तरह से नोट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया लोन पेयर। अच्छा अब क्या है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे रख देते हैं, एक फ्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे रख दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो आपने क्या देखा यहाँ से बताओ, ये आपने क्या देखा, इस तरह से होता है हमारा, क्या होता है बच्चे, इस तरह से होता है इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अच्छा ये तो ज्योमेट्री है, ये क्या है इसकी ज्योमेट्री, ये इसकी ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। हमसे क्या पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, शेप शेप शेप। शेप क्या होता है, तो आप क्या करो, लोन पेयर को हटा दो, लोन पेयर को हटा दो, शेप के लिए लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो लोन पेयर हटा देते हैं। ध्यान देखो ये हमने लोन पेयर को हटा दिया, ठीक है। अब लोन पेयर को हटा दिया तो क्या लगता है तुमको, ये सीसॉ शेप का बना क्या, देखो ना, कभी जाओगे तुम कहीं पर पार्क में तो वहाँ पर ये बना रहता है, एक इस तरह से एक इस तरह से, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, है ना। इसी तरह से थोड़ा सा इसको वर्टिकल कर लो तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। इसको क्या बोलते हैं, सीसॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीसॉ। जैसे बच्चे कूदते रहते हैं पार्क में, ऐसा बना रहता है, एक बच्चा यहाँ बैठ गया, एक बच्चा यहाँ बैठ गया, और ऊपर नीचे करते रहता है, दैट इज सीसॉ शेप। क्लियर हो गया, पूरे अच्छे समझा दिया, ध्यान से समझना इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या कहता है बच्चे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सॉलेबिलिटी ऑफ हीलियम नियॉन आर्गन, इस सब कौन ज़्यादा सोलेबल होंगे, बताइए जल्दी से, सोलेबल कौन ज़्यादा सोलेबल होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक बात पता होना चाहिए, सोलेबिलिटी डिफाइन करता है कौन ज़्यादा सोलेबल होगा, जिसके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होंगे वो यहाँ पर इस केस में सोलेबल ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। मतलब ग्रेटर द, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ग्रेटर द मॉलिक्यूलर वेट कहाँ चला गया, ओके, ग्रेटर द मॉलिक्यूलर वेट, दिख रहा है सारे बच्चे को, ग्रेटर द मॉलिक्यूलर वेट, अगर उसका मास ज़्यादा है तो क्या होगा, पोलरिटी विल बी ऑल्सो ग्रेटर, पोलरिटी विल ऑल्सो बी ग्रेटर। जब पोलरिटी बढ़ गया मतलब प्लस माइनस चार्जेस बढ़ जाएंगे तो सोलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर मॉलिक्यूलर मास इस केस में बढ़ गया तो सोलिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो बताइए किसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, अब डाउन द ग्रुप जाएंगे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मतलब जनन की मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगी तो जनन की सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो कहाँ पर है जनन, सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इन विच केस ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर चेक करेंगे चार्ज से, कैसे पता करेंगे, चार्ज, अगर चार्ज ज़्यादा है तो एसिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। क्लियर है, बताओ। यहाँ पर आपको पता है सब में हाइड्रोजन है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, ये तो बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है नोट करेक्ट, जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, ओके। दूसरा यहाँ पर HI है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा HI के केस में, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो आराम से H निकल जाएगा, तो HI अच्छा एसिड है, देन HBr देन HCl, ठीक है। अब HClO4 की बात करते हैं, यहाँ पर I पे कितना चार्ज है, +7, ठीक है। यहाँ पर Br पे कितना चार्ज है, ये भी सब देखो सब पे +7 ही है, यहाँ पर भी +7 है। इसका मतलब हम क्या कर लेंगे, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो एसिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इतना याद रखिए। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, आयोडीन थोड़ी ज़्यादा बहुत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, फ्लोरीन, देन आफ्टर क्लोरीन, ब्रोमीन, सबसे लिस्ट तो आयोडीन होता है, तो ये उल्टा दे रखा है।
तो यही हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? बताओ जल्दी से। यहाँ पर चेक करो, ये इस पे +7, इस पे +5, इस पे +3, तो आप चार्ज डिक्रीज हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाएगा। सही जा रहा है ये HF ये बिल्कुल सही। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक अभी हमारे रहने दे रहे हैं बच्चे, आप सभी इसको वाच करें, अच्छे से समझे। फिर भी समझ में नहीं आते तो हमें पूछ लेना। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं आपको फिर से बना के सेंड कर दूंगा। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।